जय हो दोस्तों। आज 29 मार्च से अंबेडकर पुराण एक ऐसे जरिए से आपके तहत पहुंचने की कोशिश करेगा जिसमें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। अगर कभी यदा कदा जरूरत पड़ी, कभी लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप लोगों से जुड़ने के लिए, तो ही मैं वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप सबसे मैं मुलाकात किया करूँगा। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का, हमारी सांस्कृतिक से लेके हमारी ऐतिहासिक, हमारी भौगोलिक, हमारी हर चीज़ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। उनका संघर्ष, जैसा कि मैंने मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है अंबेडकर पुराण में स्वामी अच्युतानंद जी को लेके, तो उसमें टाइम भी बहुत लगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, तो कुल मिला के टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगा कि बजाय इस कारवां को, इस मिशन को, इस कोशिश को यहीं छोड़ने के, मैं क्यों ना डायरेक्ट बुक्स का सहारा लेके आप तक पहुंचाऊं और आपसे संवाद करूं। तो दोस्तों, समय की कमी के रहते मैं आज इस तरीके से शुरुआत कर रहा हूं, और मेरी पहली शुरुआत होती है चमचा युग से। एक ऐसा युग, एक ऐसी तारीख, सन 1932 में, जब चमचा युग शुरू शुरू हुआ। आप देख सकते हैं इस बुक को, चमचा युग। चमचा युग मान्यवर काशीराम जी ने लिखी। इसके बहुत सारे पहलू हैं, और मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया था। मैंने बाबा साहब के बारे में, पेरियार जी के बारे में, और माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई की, लेकिन कभी ना वीडियो बनाने की सोची, ना कभी कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की सोची। तो इनके बारे में मैं बहुत टाइम से पढ़ता रहा, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि कुछ इस तरह की भी रचनाएं जो हमारे पुरखों ने लिखी हैं, जिसका मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर्फ इनके बारे में पढ़ता रहा, जो मैंने 3-4 नाम बताए। धीरे धीरे मुझे पता चला कि और भी बहुत ज़्यादा कुछ है बात करने के लिए, बताने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद आज आपको वर्तमान का भी समझ में आएगा कि एक्चुअल सेंस में चमचा है क्या। तो काशीराम जी ने ये बुक लिखी है, और मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। उनका नाम है शांति स्वरूप बौद्ध। उन्होंने एक जो बुक लिखी थी काशीराम जी द्वारा, द चमचा इज एन एरा ऑफ स्टूजेस, उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, और इसका हिंदी हिंदी अनुवाद जो किया है वो श्री शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो चीज़ है, थोड़ी बहुत जो इसकी जानकारी है, वो मैं साझा करूंगा, और उम्मीद है आप और मैं इसी माध्यम से जुड़ते रहेंगे। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको बहुत से ज़्यादा फैक्ट्स आपको बताऊं और आप तक पहुंचा पाऊं। मैंने और भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैं उनमें मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है कि उन्होंने एक बुक के बारे में डिस्कस तो किया, उन्होंने एक बुक के बारे में बताया तो, लेकिन पूरी बुक को 1 घंटे में उन्होंने खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी तरह उनके पास भी टाइम की कमी रही हो, लेकिन मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी से बात करते हैं और आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आपको उस तह तक जाना चाहिए, ताकि जो आपके सामने है उस तक आपकी बात क्लियर कट पहुंच सके, उसको आप जड़ तक समझा सको, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं। आपको जड़ तक समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज रहे हैं,
उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया और किस चीज के लिए किया। तो बस ये मेरी छोटी सी पहल है चमचा युग से। तो बीच बीच में मैं पढ़ता रहूंगा, जो मुझे कुछ याद है फैक्ट्स एंड फिगर्स वो मैं शेयर करता रहूंगा। तो हम बात करते हैं चमचा युग के बुक की, जो शांति स्वरूप बोध जी ने हिंदी में अनुवाद किया है और इंग्लिश में लिखी गई थी काशीराम जी द्वारा। मैं आपको लिए चलता हूं सन 1848 के टाइम में। और ये 1848 में एक्चुअली हुआ क्या था कि इसी सन के आसपास ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह किया था। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से, यानी कि 1900 से, दलित वर्गों ने समूचे भारत में ब्राह्मणी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया 1900 यानी कि 20वीं शताब्दी, 1920 के आसपास उन्हें फॉर्चुनेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेतृत्व मिला। 1920 के आसपास अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें एक दो लाइंस की ओर, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से, कई हजार सालों से जो ब्राह्मणी संस्कृति थी, शूद्र, अति शूद्र, जिनको आजकल वर्तमान में इन टूडेज टाइम दोज आर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब लोग ट्रस्ट थे। और 1848, जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिराव फूले से लेके और अपने जो पूर्वज रहे उन्हें संघर्ष किया। सन 1930 तक दलित वर्गों के संघर्ष को, ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी और कांग्रेस या फिर कांग्रेस ने अधिकतर अनदेखा ही कर दिया सन 1930 तक। और आपको याद होगा सन 1930, 31 और 32 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां सम्मेलन हुए थे। वहां भी इन पिछड़ी जातियों के हक को दरकिनार कर दिया गया। बाय whom? बाय मिस्टर गांधी एंड कांग्रेस। इनके हक को अनदेखा करने के लिए इन दोनों ने जी जान लगा दी। बट 17 अगस्त 1932, 17 अगस्त 1932 को जब कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, आई होप यू नो द कॉम्युनल अवार्ड, व्हाट इज ऑल अबाउट। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्युनल अवार्ड के तहत इन पिछड़ी जातियों को सेपरेट इलेक्टोरेट की, उनका अधिकार दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसके बारे में मैं फिर से चर्चा करूंगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। खैर, तो 1932 में इनके लिए, मतलब पिछड़ी जातियों के लिए, स्पेशली डिप्रेस्ड क्लास हम कह सकते हैं अगर डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मैं कहूँ, तो जैसे ये घोषणा हुई, गांधी जी को यह देखकर बहुत ज्यादा अचरज हुआ, उनको हैरानगी हुई कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उन्हें ये मान्यता मिल गई, उनको ये अधिकार मिल गया। तो फिर होना क्या था, गांधी जी और उनकी कांग्रेस के लिए असहनीय दर्द था। दलित वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए गांधी जी ने, कौन से अधिकार से, कॉम्युनल अवार्ड यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके लिए गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को फास्ट अनटू डेथ, दैट इज आमरण अनशन की घोषणा कर दी। दोस्तों, आपने, जब हम थोड़े छोटे होते थे, मैं सुनता था कि अंबेडकर जी ने SC STs के लिए एक अलग अलग से देश मांग लिया था, एक अलग से देश की मांग की थी। तो मैं सुनता था। तो
अब जैसे जैसे बढ़ते गए, पढ़ते गए, समझ में आया कि वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग से देश नहीं मांगा था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा राइट था हमारे लिए। खैर, तो 1932 को गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ की घोषणा की। आप समझ सकते हैं किसके अगेंस्ट हो रहा था? अछूतों के खिलाफ, डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ। और इस तरह के दबाव डालने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके दलित वर्गों पर पुनः पैक्ट और पुनः समझौता थोप दिया गया। बात स्टार्ट हुई थी सेपरेट इलेक्ट्रोड से और खत्म कहाँ हुई? पुनः पैक्ट पर। किंतु पुनः समझौता भी मान्यता को छीन नहीं सका, क्योंकि इसके परिणाम कुछ और भी रहे। इस तरह हम देखते हैं कि जब सवर्ण हिंदुओं पर थोड़ी सी सत्ता देने की बात आई, तो वो बचाव की मुद्रा में आ गए। कैसे? आमरण अनशन से। यह काम पुनः समझौता के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार न देते हुए उन पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोप दिया गया। अब इससे क्या होगा? इसके माध्यम से दलित वर्ग वास्तविक प्रतिनिधि तो नहीं बने, बस नाम मात्र के प्रतिनिधि बन गए। क्योंकि जो भी डिप्रेस्ड क्लास का कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ता, सवर्ण हिंदुओं का मनोनीत बनने और उनका चमचा होने को तैयार नहीं था। ऐसा कांशीराम जी कहते हैं। वह एक संयुक्त निर्वाचक मंडल में चुना नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां अछूत मतदाताओं की संख्या 20% ही थी। मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि जो भी अछूत सवर्ण हिंदुओं का मनोनीत बनने और उनका चमचा होने को तैयार नहीं था, समझ रहे ना, जो विद्रोह कर सकता था, वह एक संयुक्त निर्वाचन मंडल में चुना ही नहीं जा सकता था। और इसी अधिकार की बात कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि इतनी मेजोरिटी नहीं थी, जीतता कैसे? आगे देखते हैं। इसके साथ ही 24 सितंबर 1932 के दिन चमचा युग की शुरुआत हुई। भूलिएगा मत ये तारीख, 24 सितंबर 1932 के दिन चमचा युग की शुरुआत हुई, ऐसा कांशीराम जी कहते हैं। वही दिन था जब पूना समझौते पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए और भारत के दलित वर्गों का पृथक निर्वाचन मंडलों का अधिकार छीन लिया गया और उन पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त निर्वाचन मंडल थोप दिए गए। अब जबकि चमचा युग को शुरू हुए 50 वर्ष बीत गए हैं, यानी कि ये 1982 की बात हो रही है, जब मान्यवर कांशीराम जी ने किताब लिखी। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। तो उनके ठीक 50 साल बाद कांशीराम जी ने किताब लिखी थी और इनको और समर्पित की थी महात्मा फूले जी को। इस पुस्तक को लिखने का और पूरे भारत में पूना समझौते की जबरदस्त निंदा करने का निर्णय किया गया इस किताब के थ्रू। अब कांशीराम जी आगे कहते हैं, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि दलित शोषित समाज और इसके कार्यकर्ताओं और नेताओं को हमारे दलित और शोषित समाज में चमचों के इस तत्व के बड़े पैमाने पर मौजूदगी के बारे में अवगत यानी कि इन्फॉर्म्ड, जागरूक यानी कि अवेयर, और सावधान यानी कि अलर्ट किया जाए। ये उनका एक प्रयास था इस बुक के थ्रू, कांशीराम जी का। इस पुस्तक को तैयार करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह भी है कि जन साधारण, विशेषकर कार्यकर्ताओं को इस योग्य बनाया जाए कि वे असली और नकली लीडरशिप में भेद कर सकें। आज कांशीराम जी के शब्दों को इस लाइन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस किताब का दूसरा उद्देश्य ये था कि आज के कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है,
जहां तक मेरी समझ कहती है। इसमें हर वो इंसान जो दलित और शोषित समाज का है, वो अपने असली और नकली लीडर को पहचान सके। इस किताब का दूसरा उद्देश्य ये था। जो लोग काल को, युग को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें इस युग के बारे में जानना ही चाहिए, यानी कि चमचा युग के बारे में जानना ही चाहिए, जिसमें वे रहे और काम कर रहे हैं। यह पुस्तक उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी तैयार की गई। जहां तक इसकी कंटेंट की बात है, इस किताब की, इस किताब के 4 भाग हैं और 17 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स। भाग 1 जो है, पार्ट 1 जो है, उसमें जो पिछले संघर्ष हुए हैं ना, उनकी थोड़ी सी झलक पर दिखाई गई है। और पार्ट 3 में जो है वो वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी कि उस वक्त की बात कर रहे हैं, 1980s की। और भाग 4 में भावी संघर्षों के तरीके, यानी कि 1980s के बाद की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। पार्ट 4 में वो भावी संघर्षों के तरीके और साधन सुझाए गए हैं, यानी कि 80s के बाद कैसे जो दलित चेतना है, जो सामाजिक चेतना, वो कैसी जगाई जाए, उनका स्ट्रगल कैसे हो, उन किन बिंदुओं पे फोकस करें, उसके बारे में इस किताब के बारे में बताया गया। और थोड़ा सा इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। चमचा युग। काशीराम जी आगे कहते हैं कि 4 शब्द इस किताब में यूज किए गए हैं। पहला है औजार, दूसरा दलाल, तीसरा है पिट्टू और चौथा है चमचा। लगभग एक सा मीनिंग है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है चारों में, किंतु भाव में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। पूरी पुस्तक में इन 4 शब्दों का यूज किया गया है। ठीक है जी। ये एक आम आदमी के शब्द हैं, आम भाषा में जो हम यूज करते हैं। आप कहीं भी देख लो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो इन 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल की बात नहीं हो रही है, बल्कि संघर्ष की बात है। और इस संघर्ष की बात आप समझ सकते हैं कि इस तरह के 4 लोगों को, जन 4 तरह लोगों जो टाइप्स बताए हैं इसमें, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, आप जहां भी काम करते हो, जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप अपने आस पड़ोस से लेके दूर तक सोच सकते हैं। खैर, दूसरा एक खास बिंदु इसमें ये है, अगर आप किसी को चमचा कहेंगे तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा, और संभवतः वह आपका विरोधी हो जाएगा। किंतु जब आप एक युग को ही चमचा युग कहते हैं, तो आप अनेक लोगों को दंश दे रहे होते हैं, व्यंग्य कर रहे होते हैं, और वे पलटकर आप पर वार भी कर सकते हैं, ऐसा काशीराम जी कहते हैं। किंतु चमचा क्योंकि अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, ऐसा मेरा भी मानना है, चमचा अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चमचा जिसका होता है ना, उसके हाथ में थोड़ा बहुत कुछ होता है, और अपने हाथ से उस चमचे को यूज कर रहा होता है? इसलिए करने वाला आप पर चमचे से वार कर सकता है, ऐसा काशीराम जी कह रहे हैं। इसलिए हमें चमचा प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। अपने हमले को हल्का रखने के लिए अस्पष्टता का जोखिम उठाते हुए भी, आगे कहते हैं कि कुछ इन्होंने पिक्चर्स दिए हैं इस बुक में, कुछ फोटोज लगाई हैं। ठीक है, पर बहरहाल चमचा प्रहार से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चमचा कोई शक्तिशाली अथवा घातक हथियार नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें उस हाथ पर निशाना साधना होगा जो उस चमचे का इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा थोड़ा सा 1-2 साल पहले, 3 साल पहले का आप टाइम देखिए, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, और 1980s में, 89 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया, उसमें क्या हुआ 3-4 साल पहले? 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आया रिजर्वेशन में। क्यों आया? कौन लोग थे वो? क्या उस वक्त रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज में या फिर सेंटर में डिप्रेस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे? किसी ने कुछ कहा? साथियों, मेरा एक अपना विश्लेषण है,
मेरा अपना एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ आपके लिए, आप मेरी बात से डिसएग्री भी हो सकते हो और एग्री भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल्स आप देखिए और थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जिन चमचों के बारे में कांसीराम जी को डर था, जिसके बारे में वो बता रहे थे, क्या ये जब 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम आया रिजर्वेशन का और SC/ST जो एक्ट है उसमें कुछ ऐसे, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, तो उस वक्त अपने जो MLAs और MPs थे स्टेट या सेंटर में, किसी ने कुछ किया? सिर्फ चमचे बन के रहे। ये उन्हीं चमचों के बारे में कांसीराम जी ने कहा है। बस थोड़ा सा और आपका वक्त लूंगा। आज के नेतागण आज के नेतागण शत्रुओं के चरण चुंबन और बहुत और थोड़ा अच्छे तरीके से कहूँ तो चाटुकारी था तथा स्वार्थ पूर्ति, सेल्फ इंटरेस्ट की जो बात हो रही है के मामले में आखंड डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, बस एक रिजर्व सीट से उन्होंने चुनाव जीत लिया और बस भोग रहे हैं। कैसे? चरण चुंबन करके, समझिएगा। उनमें एक आगे जो शांति स्वरूप बोध है, क्योंकि ये जो अभी मैंने किया आज के नेतागण, ये कांसीराम जी के नहीं, ये जिन्होंने बुक हिंदी में अनुवाद की है, शांति स्वरूप बोध जी, ये उनके विचार है। वो कहते हैं कि आज के जो नेतागण है ना, उनमें एक मासूम बच्चे जितनी भी अकल नहीं है। बच्चों का स्वभाव क्या होता है? बच्चा तो बच्चा ही है, मगर वह किसी भी हाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी हाल में अपनी गरीब, कुरूप, मैली कुचैली, अधनंगी वह काली क्लूटी मां को छोड़कर कभी भी आभूषणों से लदी सुंदरी को अपनी मां नहीं कहता। मगर आजकल के नेताओं को, बड़े बड़े विद्वानों को न सही, कम से कम अबोध बालक से अवश्य सीख लेनी चाहिए। उनसे कुछ सीखना चाहिए बच्चों से, शायद उनका कल्याण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे चमचा युग के बारे में बात करने के लिए। जय हो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार सुनने के लिए और कांसीराम जी की जो बुक है चमचा युग उसको सुनने के लिए। शुक्रिया।